बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 से प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, और इस ऑब्जेक्टिव में जो पहला हिस्सा है वो है ट्रू फॉल्स पर मुश्तमिल। तो हर स्टेटमेंट के अंदर बेटा कोई एक लफ्ज़ है जो अंडरलाइन किया हुआ है। अगर ये अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ ठीक है और उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये बिल्कुल सही है तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ गलत है, आप उससे इत्तफाक नहीं करते, तो फिर आपने उस अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ की जगह पर कोई सूटेबल लफ्ज़ तजवीज़ करना है जिससे वो स्टेटमेंट सही हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ए होल नंबर, कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो होल नंबर होती है। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो हम इशारे में लिखते हैं, वो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी वो डेसिमल की फॉर्म में होती है, परसेंटेज की फॉर्म में होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो होल नंबर वाली बात है ये गलत है। यहाँ सूटेबल लफ्ज़ है कि वो फ्रैक्शनल है, यानी यहाँ फ्रैक्शनल लफ्ज़ जो है वो होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है दूसरी स्टेटमेंट है इफ़ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये जो इंडिपेंडेंट है ये अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ है। अब ये देखें बेटा कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनमें से एक आता है दूसरा नहीं आता, यानी एक अगर आ जाता है तो दूसरे ने नहीं आना। एक की अक्रेंस दूसरे पे इफ़ेक्ट हो रही है, यानी एक का अक्कर होना दूसरे के ना अक्कर होने का बायस बन रहा है। तो ये बेसिकली डिपेंडेंट इवेंट है। ये जो इंडिपेंडेंट है ये गलत है, यहाँ पर लफ्ज़ होना चाहिए एक्चुअली डिपेंडेंट इवेंट्स। इसके बाद इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ए और बी तो इनका सम जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ है वो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये अंडरलाइन है। अब ये देखें बेटा कि दो इवेंट्स है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसकी स्पेशलिटी ये है कि उनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, यानी दोनों इवेंट जो हैं वो सेपरेट होते हैं, उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आप इनको जमा करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए। अब टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा 1 उस सूरत में होती है अगर यहाँ पर होता इक्वली लाइकली, यानी अगर ए और बी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो फिर उनका सम जो है वो 1 होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की सूरत में ये श्योर शॉट नहीं है कि 1 आए, बट इक्वली लाइकली इवेंट्स की सूरत में ये डेफिनेटली 1 ही होगा। तो यहाँ लफ्ज़ होना चाहिए इक्वली लाइकली। स्टेटमेंट नंबर 4 है द सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, कि जो सैंपल स्पेस के अंदर पॉइंट्स हैं, सैंपल पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उनको हम सैंपल पॉइंट कहते हैं, और हर सैंपल पॉइंट के आने के चांसेस, हर सैंपल रिजल्ट के, हर आउटकम के आने के चांसेस जो हैं वो बराबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है इफ़ द सेट ऑफ सैंपल पॉइंट्स बिलोंग टू 2 डिफरेंट इवेंट्स डू नॉट इंटरेक्ट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट जो है ये अंडरलाइन किया गया है। इफ़ द
सेट्स ऑफ सैंपल पॉइंट्स बिलोंग टू टू डिफरेंट इवेंट डू नॉट इंटरेक्ट। अगर उनमें इंटरेक्ट का मतलब है कोई चीज़ कॉमन होना, यानी उन दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ हैं, तो अगर उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई कॉमन पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ओवरलैप नहीं होते, तो फिर वो इवेंट इंडिपेंडेंट है। ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए कि वो इवेंट जो है फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी अगर इवेंट्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नेक्स्ट है probability of a head on tossing a fair coin is 1/2। ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब आप एक फेयर कॉइन को टॉस करते हो तो बेटा उसके ऊपर हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसकी एक्चुअल शेप ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वाली जो बटे में है ये फिर ओवर में चली जाएगी। यानी इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें एक्चुअल फार्मूले की सूरत में तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो फिर क्या होएगा, फिर जो ऊपर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है वो ब्रेक होगा और वो ब्रेक होके आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो फिर वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा वो कट जाएगा नीचे वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, तो बाकी आंसर आपका ये रह जाएगा। सिमिलर पैटर्न आप इसको भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर दो इवेंट जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट हों तो उस सूरत में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो इन्हीं के इक्वल आती हैं, यानी ए ओवर बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बी ओवर ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये दोनों ठीक लिखी हुई हैं, ये ऐसे ही होती हैं। नेक्स्ट है नंबर 7, इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमेशा ऐसा ही होता है कि किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट मुतलका इवेंट का अपोजिशन पार्ट होता है। यानी कोई सैम्पल स्पेस है, उसके अंदर एक इवेंट पड़ा हुआ है ए, तो उस सैम्पल स्पेस के जो बाहर इवेंट से बाहर वाला जो एरिया होगा दैट्स कॉल्ड ए बार या ए प्राइम। तो ये दोनों आपस में अपोजिशन में है, यानी एक अगर आपके पास होगा तो दूसरा 1 माइनस ए से निकलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश के इक्वल है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आप इसको ऐसे भी कह लें कि अगर आपके पास किसी की लाइफ की प्रोबेबिलिटी है, किसी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो फिर उसके मर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 0.7, वो होगी 0.3। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.3। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑलवेज आर इक्वल। यहाँ पर ये इक्वल जो है ये अंडरलाइन हुआ है कि जो कम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज हैं इवेंट्स ऐसे जो कम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे का तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल हो। जैसे देखें, अगर आप एक बाइस्ड कॉइन को टॉस करते हो तो बाइस्ड कॉइन के ऊपर हेड की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो फिर टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो टेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। तो ये इक्वल तो नहीं है, हालांकि ये दोनों प्रोबेबिलिटी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो इस वजह से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हों। ठीक है, ये ऑलवेज लिखा हुआ है ऑलवेज आर इक्वल, तो ये गलत है। सम केसेस इक्वल हो सकते हैं, जैसे अगर आपने एक सिक्का टॉस किया है, बिल्कुल जेन्युइन सिक्का है, उसके ऊपर हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल भी 1/2 है, तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दे दिया जाए तो आप टेल की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड से निकाल लेंगे
और अगर आपको हेड दिया जाए तो टेल दिया जाए तो आप हेड की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस टेल से निकाल लेंगे, तो वहाँ पर 50-50 चांसेस हैं। बट ये जो ऑलवेज लिखा हुआ है ये गलत है। सम स्पेशल केसेस ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी सेम हो। इफ इवेंट्स ए एंड बी आर स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब दो इवेंट्स बेटा स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हों तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पर प्लस की बजाय मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर ये जो इंटरसेक्शन होता है या एंड होता है ए एंड डी, इसका मतलब है ज़रब, और ओ आर और यूनियन इसका मतलब होता है प्लस। तो इस वजह से यहाँ पर ये एंड आया हुआ है, तो एंड की वजह से यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होना चाहिए जो कि प्लस का लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर सिंबल आपका मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।